पहले स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर से। वेपर प्रेशर, वेपराइजेशन क्या है? जब हम हीट करेंगे, वेपराइजेशन मतलब वेपराइजेशन जब हम हीट करेंगे तो यहां के जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है वो गैसियस फेज में चले जाएंगे ना। तो मुझे बताओ कि ये वेपर प्रेशर का जो रेट बढ़ाना है, सॉरी वेपर का रेट बढ़ाना है, वेपराइजेशन बढ़ाना है, तो वेपराइजेशन बढ़ाने के लिए कौन कौन सा फैक्टर काम करेगा? टेम्परेचर और इसका नेचर और सरफेस एरिया भी वेपराइजेशन में करेगा। वेपराइजेशन में सरफेस एरिया डिपेंड करेगा ना, जितना ज्यादा अगर सरफेस एरिया रहेगा उतना ही वेपराइजेशन ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मान लो एक में हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो किसमें वेपराइजेशन ज्यादा होगा? जिसमें नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन में देगा किसमें वेपराइजेशन ज्यादा है किसमें नहीं है, तो उसमें चेक करना पड़ेगा किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, किसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, किसमें वैन डर वाल्स फोर्स है, ये सब चेक करना पड़ेगा। अब इधर से होता है कंडेंसेशन। जब ये वेपराइजेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट बराबर हो जाता है तो हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम में आ गया। और जब इक्विलिब्रियम में आता है उस समय जो यहाँ का वेपर इस सरफेस पे प्रेशर लगाता है उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर और इसका सरफेस पे डिपेंड नहीं करे। ठीक है, वो सरफेस फेनोमेना नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा, मान लो कि हमने एक सॉल्यूशन, एक हमने प्योर वाटर लिया, ठीक है, और एक हमने कंटेनर में सॉल्यूशन लिया। एक हमने इसमें प्योर वाटर लिया और इसमें हमने शुगर का सॉल्यूशन ले लिया। तो वेपर प्रेशर किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा? प्योर वाटर में ज्यादा होगा और इसमें शुगर में क्या होगा? कम होगा। तो प्योर वाटर में क्यों ज्यादा होगा और इसमें क्यों कम होगा? सरफेस में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है और यहाँ पर सरफेस पे कम है। तो अभी अभी जो तुम बोले कि सरफेस फेनोमेना नहीं है, अभी अभी बोले ना कि वेपर प्रेशर ये नॉट ए सरफेस फेनोमेना, तो फिर सरफेस पे कैसे चेक कर रहे हो? देखो यहाँ पर इस सरफेस पे केवल वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स है, ये भी सरफेस इतना ही है जितना ये है। अब इस सरफेस पे वोलेटाइल भी है और नॉन वोलेटाइल भी है। तो हम यहां वोलेटाइल पर यूनिट वॉल्यूम में चेक करते हैं। हम यहां पर यूनिट वॉल्यूम में चेक करते हैं। सरफेस पे तो देख रहे हैं लेकिन सरफेस पे हम नहीं देख रहे, हम पर यूनिट वॉल्यूम में देख रहे हैं। और पर यूनिट वॉल्यूम में जो वोलेटाइल मॉलिक्यूल से वो कम हो गया है। तो याद रखना कि ये सरफेस फेनोमेना नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर वेपर प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम में चेक करते हैं और पर यूनिट वॉल्यूम में वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स की संख्या कम हो जाता है, इसीलिए वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ये उड़ेगा ना, ये नहीं उड़ेगा ना। ये NaCl शुगर का जो मॉलिक्यूल्स है वो कहां से उड़ेगा? तो यहाँ पर जो 100 मॉलिक्यूल्स थे उड़ने वाले, अब यहाँ पर हो सकता है 85 मॉलिक्यूल्स हो, तो वोलेटाइल की संख्या घट गया पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं वहीं पर सब कुछ सेम होगा, कंटेनर सेम है, और मैं इस सोल्यूशन में NaCl का सोल्यूशन ले लूं, सब कुछ कंसंट्रेशन वगैरह बराबर है, अगर मैं यहां पर NaCl का सोल्यूशन ले लूं, तो अब बताओ इस 3 कंटेनर में ABC में सबसे ज्यादा और सबसे कम वेपर प्रेशर किसमें होगा?
सबसे ज्यादा ए में होगा, सबसे कम बी में होगा या सी में होगा? सब कुछ कंसंट्रेशन बराबर है, ये 1 मोलर है और ये 1 मोलर है, क्योंकि ऐसा एमसीक्यू में पूछा जाएगा तुमसे। अब मुझे ये बताओ कि प्योर वाटर में, शुगर में और 1 मोलर में, या दोनों में बराबर होंगे? सबसे ज्यादा किस में होगा? ए में होगा। उसके बाद क्यों? NaCl में 2 आयंस है, उससे क्या हो गया बताओ? देखो इसमें क्या है, मान लो तुम ये प्योर वाटर, तो इसका अलग मैटर है। शुगर को तुम पानी में डिजोल्व करोगे तो केवल डिजोल्व होता है, डिसोसिएट। तो अगर 100 मॉलिक्यूल्स को डिजोल्व करोगे तो 100 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो मान लो यहाँ पर 50 मॉलिक्यूल्स है, मान लो 50 ही डिजोल्व किया, 1 मोलर है, 50 मोल यहाँ पर हमने डिजोल्व किया, यहाँ मान लो 50 मोल है, सब डिजोल्व होकर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर इसका 50 मोल तुम डिजोल्व करोगे तो यहां पर आयंस की संख्या कितना होगा? 100 होगा ना, क्योंकि NaCl जब पानी में जाएगा तो टूट जाएगा और Na+ ऑफ Cl में आएगा, यानी एक मॉलिक्यूल्स 2 आयंस दे रहा है, तो 50 मॉलिक्यूल्स 100 आयंस देंगे। तो यहां पर नहीं उड़ने वाला की संख्या, नहीं उड़ने वाला की संख्या इससे ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा ना नहीं उड़ने वाला की संख्या, क्योंकि यहाँ 50 था, अब यहाँ नहीं उड़ने वाला की संख्या ज्यादा हो गया। इसका मतलब वोलेटाइल यानी उड़ने वाला की संख्या क्या हो गया? और कम हो गया होगा, हुआ होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पार्टिकल्स 50 थे और यहाँ पार्टिकल्स 100 थे नहीं उड़ने वाला, यानी यहाँ वोलेटाइल कम हो गया, यहाँ वोलेटाइल सबसे ज्यादा। यहाँ वोलेटाइल उड़ने वाला मान लो 100 है, यहाँ उड़ने वाला 50 है, यहाँ उड़ने वाला 30 ही हो गया। क्यों? 50, इसको भी हमने 50 मोल मिलाया था, इसको भी 50 मोल मिलाया था, ये 50 मोल से 100 मोल दे दिया था, तो ये 100 मोल देने की वजह से यहाँ नहीं उड़ने वाला की संख्या और घट गया। तो पर यूनिट वॉल्यूम हम जोड़ते जाएंगे, पर यूनिट वॉल्यूम में नहीं उड़ने वाला की संख्या और बढ़ गया है, उड़ने वाला की संख्या घट गया है, यानी वोलेटाइल की संख्या और घट गया है। इसका मतलब ये नंबर ऑफ कंसंट्रेशन सेम रहते हुए भी ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ आयंस पे, और इसी को बोला जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो आयंस पे डिपेंड करे। कंसंट्रेशन सेम है फिर भी उसके आयंस पे डिपेंड करता है। अगर कंसंट्रेशन सेम है तो वेपर प्रेशर का जो कमी होना चाहिए सेम होना चाहिए था, तो वेपर प्रेशर का जो कमी होगा वो सेम नहीं है, इसका मतलब वो आयंस पे डिपेंड करता है, और इसी को बोला जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो नंबर ऑफ आयंस पे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, दैट इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो वेपर प्रेशर कोलिगेटिव नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में कमी होना, तो कमी कितना हुआ 100 से 50, और इसके रिस्पेक्ट में कमी होना 100 से 30, तो इसको लोअरिंग बोलते हैं। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हम इससे कंपेयर करवाएंगे, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं ना कि किसमें कम हो गया, हम विथ रिस्पेक्ट टू बात कर रहे हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में यहां पर 50 की कमी हुई है और इसके रिस्पेक्ट में यहां पर 70 की कमी हुई है, तो इसका मतलब इसमें ज्यादा कम हो गया, जबकि कंसंट्रेशन सेम हुआ था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बताओ इनमें से किसका वेपर प्रेशर कमी यानी लोअरिंग किसमें है, तो लोअरिंग जितना ज्यादा आयंस होंगे उतना ही लोअरिंग ज्यादा होगा, और इसी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम बोलेंगे इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहां पर पहले लॉजिकल क्वेश्चन बता रहा हूं, यहां पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुम पहले क्या करना, अगर कंसंट्रेशन सेम है, अगर कंसंट्रेशन सेम है तो हमें 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन चेक करना पड़ेगा किसकी नंबर ऑफ आयन ज्यादा है, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ आयन ज्यादा होगा तो लोअरिंग इन
वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा या कम, ज्यादा होगा ना। लोअरिंग मतलब इसके रिस्पेक्ट में, वेपर प्रेशर कम हो गया लेकिन इसके रिस्पेक्ट में 50 की कमी आई और ये 70 की कमी आया, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, कमी ज्यादा आएगा, मतलब आएगा ना। तो याद रखना पहला क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन में से, तो आयंस निकाल लेना। और आयंस कैसे निकालेंगे, डिसोसिएट करके चेक कर लेना, ठीक है। और यहीं पर आता है वैलेंट ऑफ फैक्टर। अब आयंस की संख्या कैसे निकाला जाए, अब यहां पर आयंस की संख्या कैसे निकाला जाए, तो अभी तो पेपर में आ नहीं रहा है। अब यहां पर जैसे ये NaCl है, सॉल्ट है, ये समझ में आ गया ना कि आयंस ज्यादा होंगे तो लोअरिंग ज्यादा होगा, कमी ज्यादा आएगा। अब आयंस की संख्या यहां पर हमने बोल दिया कि एक के NaCl 2 आयंस दे रहा है, 100% डिसोसिएट है। हो सकता है कभी कभी सॉल्यूशन में पार्शियल डिसोसिएट दे दे, हो सकता है कभी कभी एसोसिएट दे दे। तो यहां पर 3 केसेस हो सकते हैं, जैसे NaCl में हटा रहा हूं, अब यहां पर क्वेश्चन में देगा तो यहां पर पार्शियल डिसोसिएट हो जाएगा, पार्शियल डिसोसिएट हो जाएगा। और यहां पर हो सकता है कि 100% कंप्लीट डिसोसिएशन हो, कंप्लीट डिसोसिएशन हो। और यहां पर हो सकता है कि एसोसिएशन भी हो जाए, जुड़ भी जाए, वो सॉल्यूशन चेंज करना पड़ेगा, एसोसिएशन भी हो जाए। तो इस तरह अगर हमें नंबर ऑफ आयंस निकालना है तो हमारे पास 3 केसेज आएंगे, या तो पार्शियल डिसोसिएट होगा, या तो कंप्लीट डिसोसिएट होगा, या तो एसोसिएट हो जाएगा। तो हम तीनों केस में कैसे नंबर ऑफ आयंस निकालें, क्योंकि हमारा मेन यहां पर कंसेप्ट ये है कि नंबर ऑफ आयंस जितना ज्यादा होंगे, ठीक है। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन रहा कि 1 मोलर यूरिया है, 1 मोलर यूरिया है और कंसंट्रेशन सेम है, तब वेपर प्रेशर का कमी कितना आएगा, अब यहां सेम आएगा, क्योंकि यूरिया भी डिसोसिएट नहीं होता है और शुगर भी डिसोसिएट नहीं होता है और कंसंट्रेशन सेम है। शुगर भी डिसोसिएट नहीं होता और यूरिया भी डिसोसिएट नहीं होता है, तो इस केस में वेपर प्रेशर सेम आएगा। ये सब्सटेंस चेंज करने से, शुगर और यूरिया चेंज करने से उसकी वेपर प्रेशर की कमी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे यूरिया ले ले या हो, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस तो उतना ही रहे ना। तो इसीलिए बोला जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करे, इसमें आयंस चेंज ही नहीं हुए, जितना यहां पर है उतना ही यहां पर है। लेकिन अगर कोई दूसरा सब्सटेंस ले जो डिसोसिएट हो, अब यहां मान लो ले लिया सब 100% डिसोसिएट है, NaCl ले लिया, MgCl2 ले लिया और यहां पर AlCl3 ले लिया, बताओ सबसे ज्यादा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस में आएगा, तो यहां पर 2 आयंस, यहां पर 3 आयंस और यहां पर 4 आयंस। तो यहां आयंस नहीं उड़ने वाले की संख्या बढ़ा दिया, इसने बढ़ा दिया तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, मतलब कमी इसके रिस्पेक्ट में इसमें ज्यादा आएगा। अगर बोलेगा क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन बोलेगा वेपर प्रेशर किसमें कमी आया, तो कमी इसमें आया सबसे ज्यादा, और फिर दूसरा वर्ड यूज करेगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसमें कम आया और किसमें ज्यादा आया, तो कम इसमें आया और ज्यादा इसमें आया। तो ये डिपेंड कर रहा है आयंस पे। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इसीलिए बोला जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहां कुछ ऐसे भी एग्जांपल दे देगा, जैसे वीक एसिड दे देगा जो पार्शियल डिसोसिएट होते हैं, तो उस केस में तुम आयंस की संख्या कैसे निकालोगे, तो आयंस की संख्या निकालने के लिए हम वैलेंट ऑफ फैक्टर यूज करते हैं। आयंस की संख्या निकालना है ना हमें, कितना डिसोसिएट हुआ, अगर टूटता है तो कितना टूटता है, पार्शियल अगर टूटा है तो कितना टूटा हो, जैसे एसिटिक एसिड ले लिए और पार्शियल डिसोसिएट हो रहा है, उस केस में वो कितना टूट रहा है, तो उस केस में हम वैलेंट ऑफ फैक्टर निकालते हैं। तो ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। वैलेंट ऑफ फैक्टर निकालने का जो तरीका होगा, अगर स्ट्रॉन्ग में जो होगा, स्ट्रॉन्ग में जितना वो टूटेगा उतना ही वैलेंट ऑफ फैक्टर होगा, जैसे इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। अगर वो पार्शियल डिसोसिएट है तो 1 + n-1 अल्फा। और हमें कैसे समझ में आएगा कि वो पार्शियल डिसोसिएट है या फुली डिसोसिएट है, अल्फा का वैल्यू दिया जाएगा तो हम समझ जाएंगे पार्शियल डिसोसिएट है। अगर अल्फा का वैल्यू नहीं दे रहा है तो मान लेंगे 100% है, कभी कभी NaCl में भी अल्फा का वैल्यू देता है, तो वहां हमें निकालना पड़ेगा। और यही जो आई निकालते हो यही आयंस की संख्या बताता है,
अब n क्या लेंगे, तो जैसे मान लो एसिटिक एसिड का निकालना है, एक एग्जांपल ले रहा है, एसिटिक एसिड ओ अल्फा दे रखा है कुछ, तो ये CH3CO माइनस और H प्लस में टूट रहा है। अब हमें यहाँ पर वेंटा फैक्टर निकालना है, उसमें क्वेश्चन में बोला कि 50% डिसोसिएशन है, मतलब आधा टूट रहा है, तो उस केस में नंबर ऑफ आयंस कैसे निकाला जाए, तो नंबर ऑफ आयंस निकालेंगे 1 प्लस n का वैल्यू पुट करेंगे, ये कितने पार्ट में टूटता है, 2 पार्ट में टूट रहा है, तो n का वैल्यू वही पुट करेंगे जितने पार्ट में टूट रहा है, तो n का वैल्यू वो 2 पुट कर देंगे, -1 अल्फा है 1/2, ये क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 3 यानी क्या आया 1.5, यानी आयंस की संख्या आ गया 1.5, आया ना। तो यहां पर आयंस ऐसे कितना दिख रहा था 2, लेकिन 2 नहीं लेंगे, कितना एक्चुअल में है 1.5। तो इस तरह से क्वेश्चन को नंबर ऑफ आयंस निकालने के लिए आई से निकालेंगे, वेंटा फैक्टर I इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फा। अब ये पार्शियल डिसोसिएट है, क्या है, अगर मान लो, अब यही क्वेश्चन है, मान लो ये 100% डिसोसिएट हुआ होता, 100% डिसोसिएट होता तो आई कैसे निकालते हैं, I इक्वल टू 1 प्लस n-1 2-1 अल्फा, अल्फा कितना है 1, परसेंटेज में नहीं लेंगे, फ्रैक्शन में लेंगे, तो अल्फा 1 है। अब ये कितना आ गया I इक्वल टू, यानी ये 2 ही आया, तो 100% निकालोगे तो भी ये फॉर्मूला फॉलो करता है, और पार्शियल भी करोगे तो भी ये फॉलो करता है, इसीलिए हम 100% जब करता है तो डायरेक्ट निकाल देते हैं, फॉर्मूले का यूज नहीं करते, लेकिन करोगे भी तो वही आएगा। तो याद रखना जब पार्शियल डिसोसिएट हो तो हमें नंबर ऑफ आयन जो चेक करना होता है, क्योंकि तुमसे क्वेश्चन में लॉजिकल तो यही पूछा जाएगा कि पहले बताओ कि किसका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है किसका कम है, इस बात पर ध्यान देना है, और उस केस में हमें आयंस को चेक करना होगा। अगर 1 मोलर शुगर और 1 मोलर यूरिया है तो उसका वेपर प्रेशर सेम होगा, लेकिन 1 मोलर यूरिया है और 1 मोलर NaCl है, MgCl2 है, AlCl3 है या MgSO4 है, तो उसमें आयन चेक करना पड़ेगा, और उस क्लियर क्वेश्चन में देगा कि ये पार्शियल डिसोसिएट है कि फुली डिसोसिएट है। उस केस में हमें आयंस की संख्या इस I से निकाला जाएगा, ठीक है। अब मान लो कहीं कहीं क्या होता है कि हम सॉल्यूशन जब मिलाते हैं तो सॉल्यूशन मिलाते हैं तो वो एसोसिएट होने लगता है, जुड़ने लगता है, जैसे बोला जाता है, कई बार जेईई में क्वेश्चन पूछ चुका है, CH3COH एसिटिक एसिड को जब बेंजीन में मिलाया जाता है, एसिटिक एसिड को जब बेंजीन में मिलाया जाता है तो ये जो एसिटिक एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड O और O और H, ये और एक और CH3COH C CH3 C और H और ये डबल बॉन्ड O, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ने की वजह से इनमें एसोसिएशन हो जाता है, ये एसोसिएट कर जाते हैं, यानी 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक बन जाता है, डाइमर बन गया ना, ये एक मॉलिक्यूल्स और एक मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक ही मॉलिक्यूल सब बता रहा है, यानी ये ऐसा हो गया 2CH3COH ये जुड़ के CH3COH होल ट्वाइस, ये एक ही बन गया, ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के एक ही मॉलिक्यूल्स बना दिए, इसको हम एसोसिएशन बोलेंगे, ये एसोसिएट कर गया, और ये एसोसिएशन का रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एसोसिएशन का रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये केवल बेंजीन में ऐसा होता है। तो IIT-JEE में कई बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि एसिडिक एसिड को जब हम अगर यहाँ पर बेंजीन में डालते हैं तो डाइमर बनाता है या ट्राइमर बना, ये डाइमर बनाएगा, या हो सकता है ट्राइमर बनाए, पॉलीमर बनाए। तो उस केस में जब एसोसिएशन होता है तो एसोसिएशन कितना % हुआ वो हमें देगा, तो उस केस में नंबर ऑफ आयंस कैसे निकाला जाए, तो 1 प्लस, बस यहां पर 1/n कर दिया जाता है, सब कुछ सेम होता है, लास्ट में ड्राइव भी किया हुआ है, तो I इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1/n-1 अल्फा, उसमें n-1 अल्फा हुआ करता था, अब यहां 1/n होगा।
अब यहां पर जो हमें क्वेश्चंस निकालने हैं कि जैसे यही क्वेश्चन है कि हमें ये डाइमर बन रहा है और 50% डाइमराइजेशन का इसका कैपेसिटी है, मतलब 100 में से 85 जुड़ रहा है, 100 नहीं जुड़ रहा है, 85 जुड़ रहा है। तो बताओ आई का वैल्यू। तो आई का वैल्यू मान लो 50% अल्फा दिया हुआ है, आई का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस, अब 1 माइनस एन। जब डाइमर बनेगा तो 2 पुट करेंगे एन का वैल्यू, प्राइमर बनेगा तो 3 पुट करेंगे। ध्यान रखना इस क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहां डाइमर बन रहा है तो डाइमर के केस में एन का वैल्यू 2 पुट किया जाएगा, ट्राइमर के केस में एन का वैल्यू 3 पुट किया जाएगा। आगे अगर पॉलीमर के केस है तो एन पुट किया जाएगा, यानी एन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहा है। तो 1/2 माइनस 1 अल्फा है, 1/2 अल्फा है 1/2, तो आई हो जाएगा कितना 3/4 आया ना, 3/4। अब ये आई का वैल्यू एक से ज्यादा या एक से कम आया, कम आ गया, यानी आई का वैल्यू यहां पर लेस देन 1 आ गया। तो ध्यान रखना एक ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है और शायद नीट में आया वो भी क्वेश्चन है कि एसोसिएशन के केस में आई क्या होता है। तो डिसोसिएशन के केस में, तो डिसोसिएशन के केस में आई ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और अल्फा लेस देन 100 पार्शियल में, पार्शियल डिसोसिएशन में ये होगा आई हमेशा ग्रेटर देन 1 हो, क्योंकि तो डिसोसिएट हो रहा है, और अल्फा लेस देन 1। और अगर एसोसिएशन होता है उस केस में आई जो होगा लेस देन 1 होगा और अल्फा लेस देन 100। तो इस केस में आई लेस देन 1 होता है, यानी मॉलिक्यूल्स की संख्या और घट जाता है। तो डिसोसिएशन के केस में आई ग्रेटर देन 1 और एसोसिएशन के केस में डिसोसिएशन या तो फुली डिसोसिएशन हो या कुछ पार्शियल हो। फुली होगा तो 100% हो जाएगा। तो डिसोसिएशन के केस में आई ग्रेटर देन 1 होता है, एसोसिएशन के केस में आई लेस देन 1 होता है। और अगर शुगर वगैरह है, शुगर, यूरिया, ग्लूकोज ये सब है, अब इस केस में ये डिसोसिएट नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो यहां पर एन का वैल्यू क्या पुट करोगे 0 और अल्फा के वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, क्योंकि वो डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है। तो आई का वैल्यू क्या गिरेगा, तो जब वो डिसोसिएट नहीं हो रहा है उस केस में आई का वैल्यू 1 होगा। और इसीलिए जब तुम बनाते हो क्वेश्चन और शुगर और यूरिया दिया जाता है तो वहां पर तुम डायरेक्ट आई 1 होता है तो बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला में तुम वही लेते हो। लेकिन अगर कहीं उसी क्वेश्चन में NaCl दे दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वहां पॉइंट ऑफ फैक्टर यूज करना पड़ेगा। तो यूरिया, ग्लूकोज, शुगर ये सब दिया जाए तो उसमें आई बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है, क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं होता है। फॉर्मूला में पुट करोगे तो आएगा क्या आएगा, पॉइंट ऑफ फैक्टर आई आएगा। यानी जो हमने स्टार्ट किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ आयंस। तो सबसे पहले हमें जानना होता है कि नंबर ऑफ आयंस कैसे निकाला जाए। तो नंबर ऑफ आयंस निकालने के तरीके डिसोसिएशन केस में, एसोसिएशन केस में और शुगर के केस में। तो शुगर के केस में 1 होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा उतना ही लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और वो डिसाइड यहां से करेंगे, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समझ में आ गया ना कोलिगेटिव किसको बोलते हैं और वहां पर नंबर ऑफ आयंस कैसे फाइंड आउट किया जाए। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन है कि यहां पर प्योर वाटर है और यहां पर 1 मोलर NaCl है और यहां पर दे दिया जाए 5 मोलर NaCl। अब नंबर ऑफ आयंस यहां पर किसमें लोअरिंग वेपर प्रेशर किसमें कम होगा,
तो यहाँ पर कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही आयंस उतना ही वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पर सरफेस पे पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, ज्यादा हो गए, नहीं उड़ने वाला, नहीं उड़ने वाला की संख्या ज्यादा हो गया, यानी नॉन वोलेटाइल की संख्या ज्यादा हो गया। तो यहां पर हम नंबर ऑफ आयन जो चेक, हम इनडायरेक्टली रूप से नंबर ऑफ आयन ही चेक कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा बेस क्या है, बेस है कंसंट्रेशन। अगर ये कंसंट्रेशन सेम होगा तो यहां पर अगर इस क्वेश्चन में देखना होगा तो अब कंसंट्रेशन सेम तो नंबर ऑफ आयन चेक करने का हमारा बेस अलग हो गया, लेकिन हम इनडायरेक्ट रूप से हर चीज नंबर ऑफ आयन ही चेक कर रहे हैं। तो यहां पर जो हमने बताया था कि अगर कंसंट्रेशन सेम होगा तो नंबर ऑफ आयन ज्यादा होगा तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अगर बाय द वे क्वेश्चन में ऐसा कि एन या कोई दूसरा भी वैल्यू ले लेते हैं जिसका आई का वैल्यू वेंट फैक्टर इक्वल है, तो उस केस में कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हुआ तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ आयंस। ये भी नंबर ऑफ आयंस ही चेक किया जा रहा है, लेकिन उसका बेस है कंसंट्रेशन, और इसमें अगर कंसंट्रेशन सेम है तब ये चेक करेंगे। और क्वेश्चन में जब देगा तो एक अगर कंसंट्रेशन सेम है तो आयंस चेंज करेगा, और आयंस अगर कंसंट्रेशन अलग अलग है तो हो सकता है कि आयंस की संख्या सेम हो, और जब दोनों देगा तो उसको भी हम निकाल पाएंगे, वो आगे बता रहे फॉर्मूला में। तो पहला ये लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए, कोलिगेटिव किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ आयंस कैसे चेक किया जाए, वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाए, कैसे यूज किया जाए उसको, ठीक है। अब आते हैं हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का वैल्यू कैलकुलेट करने। ये तो हमने लॉजिकल देखा कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है वो किस पर डिपेंड करेगा और ये नंबर ऑफ आयंस कैसे चेक किया जाए। अब दूसरा बात हमारा रहा कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू कितना डिक्रीज करेगा। वेपर प्रेशर का हमने बोला यहां इंक्रीज कर गया डिक्रीज कर गया, तो उसका कैलकुलेटेड वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू बताना है, तो उस वैल्यू के लिए हम रॉट लॉ पढ़ते हैं। समझ में आई है, तो लॉजिकल यहां से पूछा जाएगा। अब लॉजिकल के बाद आते हैं न्यूमेरिकल पार्ट पे, रॉट लॉ। तो रॉट लॉ बताता है कि वेपर प्रेशर में कितना कमी आया है, तो कितना का वो जवाब देगा। तो वही अब लेते हैं यहां पे। तो पहला हम रॉट लॉ में लेते हैं कि जब एक मान लो यहां पर प्योर वाटर है, प्योर वाटर है और यहां पर हमने एक सॉल्यूशन बना दिया। पहले हम उस एग्जांपल्स को लेते हैं जो दोनों वोलाटाइल है, तो यहां अल्कोहल ले लिया गया और यहां पर वाटर वाटर है, वाटर और अल्कोहल का सॉल्यूशन बना दिया गया और यहां वाटर ले लिया गया। अब मुझे बताओ यहां का वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम लाइन ना चेक करो, एक न्यूमेरिकल दिया गया हो उसमें एनालिसिस करो। एक जेई में क्वेश्चन आया हुआ है बेंजीन और पेज नंबर निकालो 39, 39 पर क्वेश्चन नंबर 47। पेज नंबर 39 पर क्वेश्चन नंबर 47। इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करो, फिर मैं न्यूमेरिकल बताता हूं। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, और फिर एनालिसिस करके बताओगे क्या हुआ।
बेंजीन एंड टॉलिन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। 20 वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इतना टॉर एंड टॉलिन इज 22 टॉर। पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन फॉर द सॉल्यूशन इतना ग्राम बेंजीन और इतना ग्राम टॉलिन। टॉलिन का फॉर्मूला मालूम है ना? बेंजीन का फॉर्मूला हो जाएगा C6H6 और इसका हो जाएगा C6H5CH3। इसका मास हो जाएगा 78 और इसका मास हो जाएगा 72 और 5 और 12 और 3 12 5 10 12 7 8 9 92। ये टॉलिन है। टॉलिन का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है। ये है टॉलिन और यहां सब हर जगह हाइड्रोजन लगा होगा और ये है बेंजीन। दिस वन इज बेंजीन, दिस वन इज टॉलिन। इसका मास हो जाएगा 92 5 10 12 7 8 9 92 is 78। एक मतलब बेंजीन जो है वो दे रखा है 78 ग्राम यानी 1 मोल और टॉलिन जो दे रखा है वो दे रखा है 46 यानी हाफ मोल। अभी मत सोचना कि क्वेश्चन तुम्हें ये नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। वो दोनों वोलेटाइल है वो आएगा। हाँ, वैंटम फैक्टर जहां है वो नहीं आएगा। कितना आंसर है? 50। अब एनालिसिस करो। बेंजीन का प्योर फॉर्म में कितना वेपर प्रेशर है? 75 और टॉलिन का प्योर फॉर्म में कितना है? 22। एक से ज्यादा एक से कम आया। बन गया क्वेश्चन। चलो पहले देख लो इधर कैसे बनाएंगे। बस यहां पर केवल रॉट लॉ में कंसेप्चुअल है, ठीक है। रॉट लॉ अगर अच्छे से आ गया उसको रटने की जरूरत नहीं है। ध्यान दो इधर कैसे बनाएंगे, फिर बता रहा हूं एनालिसिस करा रहा हूं कि वेपर प्रेशर क्या आएगा। अब ध्यान दो, यहां पे जब दो वोलेटाइल को मिला दिया जाए, फिर एक केस लेंगे, एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल। अभी हमने वो केस लिया है जहां पर दो वोलेटाइल को हमने ऐड किया है। एक अल्कोहल है और एक ये वाटर है, दोनों को मिक्स कर दिया गया, बोथ आर वोलेटाइल। अब यहां पर वेपर प्रेशर जो आएगा वो क्या आएगा ये हमें निकालना है। ये समझ में आ गया? हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेपर प्रेशर। अब इसमें हम डाल्टन्स लॉ यूज करेंगे। डाल्टन्स लॉ प्लस रॉट लॉ उसी को बना देंगे। तो डाल्टन्स लॉ जैसे हमने यूज किया था स्टेट ऑफ मैटर में वही यूज करेंगे। बस उसके जगह पे हम प्योर लेते हैं। तो याद होगा तुम्हें डाल्टन्स लॉ में जब दो गैस या तीन गैस का मिक्सिंग होता था तो हम क्या निकालते थे? मान लो यहां पर CO2 भी है और O2 भी है, तो हमें अगर निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 या CO2 तो कैसे निकालते थे? P टोटल और इनटू इसका मोल फ्रैक्शन, ऐसे निकालते थे ना। अगर ऐसे निकालना था कि P टोटल अगर निकालना था तो कैसे निकालते थे? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ऐसे निकालते थे। दोनों को ऐड कर देते। तो ऐसा ही कुछ यहां पर ऐड करेंगे। देखो कैसे बनाएंगे। अगर हमें इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, इस सॉल्यूशन का हमें वेपर प्रेशर निकालना है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं कि हम रॉट लॉ लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। जैसे मैं डायरेक्ट बता रहा हूं वैसे याद रखो। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर हमें निकालना है तो इसमें दो कंपोनेंट है, एक अल्कोहल है और एक वाटर है। तो हम लेंगे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ये प्योर फॉर्म में होगा। ये प्योर फॉर्म में इसका वाटर का वेपर प्रेशर यानी P टोटल के जैसा ये काम करेगा, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ये जो मोल फ्रैक्शन लिया जाएगा यहां का लिया जाएगा सॉल्यूशन फेज का। ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज का होगा। तो देखो कुछ वैसा ही लग रहा है डाल्टन्स लॉ का जैसा ना, P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन।
बस पी टोटल के जगह पे यहां पर प्योर फॉर्म आ गया, पी टोटल के जगह पे प्योर फॉर्म आ गया। अब ये वाटर के द्वारा वेपर जनरेट किया गया होगा, ये वाटर के द्वारा वेपर जनरेट किया गया होगा। अब अल्कोहल के द्वारा वेपर कितना जनरेट किया गया होगा, तो ऐड कर देंगे, प्लस अब प्योर फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल, वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल प्योर फॉर्म में, इनटू इसका मोल फ्रैक्शन यहां वाला सॉल्यूशन वाला मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल। तो पी टोटल ऐसे सोचो, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन प्लस पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन, पार्शियल पार्शियल ऐड कर दिए, टोटल आ गया। ये डाल्टन्स लॉ जैसा नहीं लग रहा है, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन, और दोनों को ऐड कर दिया गया, पी टोटल आ गया। तो हमें यहाँ कुल मिला के पी टोटल ही है ना, पी टोटल बोलो या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बोलो, बात एक ही है। तो याद रखना, डायरेक्ट कोई डाल्टन्स लॉ सॉरी इसमें रॉट लॉ डायरेक्ट नहीं यूज करना है ऐसे। जब दो कंपोनेंट होगा तो तुम क्या ढूंढोगे, इसका एक का प्योर फॉर्म में और उसका मोल फ्रैक्शन, दूसरे का प्योर फॉर्म में और उसका मोल फ्रैक्शन, दोनों पार्शियल पार्शियल निकल गया। यानी ये जो प्रोवाइड किया गया, ये वेपर प्रेशर वाटर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, और ये वेपर प्रेशर किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है, अल्कोहल के द्वारा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, बेंजीन और टॉलिन है, यहां पर बेंजीन है और टॉलिन है, तो बेंजीन प्लस टॉलिन दोनों को मिक्स कर दिया गया, और यहां पर बेंजीन है 1 मोल, 1 मोल बेंजीन है, और हाफ मोल जो है वो टॉलिन है, और यहां पर हमें वेपर प्रेशर निकालना है। तो दो कंपोनेंट है, तो बेंजीन का प्योर फॉर्म में और इसका मोल फ्रैक्शन, तो मैं डायरेक्ट निकाल दूं, मैं यहां पी टोटल बोलूं या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोलूं, एक ही बात है। तो पी टोटल निकालने के लिए बेंजीन का प्योर फॉर्म में, बेंजीन का प्योर फॉर्म में कितना है 75 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन यहां पे, तो 1/1.5 दोनों का ऐड कर देंगे, इंटू 1/1.5 जिसका निकालना है मोल फ्रैक्शन, उसका मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, प्लस टॉलिन का प्योर फॉर्म में कितना है, कितना 22 इंटू 1/1 नहीं है 0.5 है, 0.5/1.5। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 75 में ये 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 22 ये 0.5 है, ये 3 से और 27 के आसपास आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आंसर दिया है, बेंजीन का पूछा है। अब टोटल कैसे निकालेंगे, ये पहले एनालिसिस करो फिर बेंजीन का हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आया है वो कितना आया है, लगभग 57 के आसपास आया है ना। यहां पर कितना वेपर प्रेशर है 75, यहां पर कितना है 22 है ना। अब जब सॉल्यूशन का आया है तो 57 आया, यानी एक से ज्यादा आएगा और दूसरे से कम आएगा, यानी एक कंपोनेंट से हमेशा ऑब्जर्व करना है इस चीज को, एक से ज्यादा आएगा दूसरे से कम आया करेगा, वेपर प्रेशर एक से बढ़ जाएगा दूसरे, यानी इन बिटवीन दोनों के बीच में आएगा। अब यहां से हमसे पूछा है कि वेपर प्रेशर बेंजीन का बताओ, केवल बेंजीन का, तो ये केवल बेंजीन का है, तो बेंजीन का कितना हो जाएगा 50, केवल बेंजीन का पूछा है तो बेंजीन का 50 हो जाएगा। केवल टॉलिन का पूछा होता केवल टॉलिन का ये ले लो, दोनों को ऐड कर देंगे। अब ये भी बताया ना कि वाटर का कितना होगा और वो अल्कोहल का कितना होगा, ये वाटर का है और ये अल्कोहल का है। तो पर्टिकुलर अगर वाटर का पूछा होता तो वाटर के द्वारा निकाल देते, अल्कोहल के द्वारा पूछा होता तो अल्कोहल का निकाल देते, और दोनों का पूछा है तो ऐड कर देंगे, मतलब सोल्यूशन का पूछा है तो ये कुछ पार्शियल प्रेशर के जैसा है, इसमें डाल्टन्स लॉ अप्लाई होता है। तो व्हेन टू कंपोनेंट आर वोलेटाइल, यही यूज करो डायरेक्टली, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं इसमें करना है, फॉर्मूला है भी नहीं इसमें, इसका कहीं किसी भी बुक में देखो फॉर्मूला नहीं मिलेगा। एम सोचो इसमें रॉट लॉ लगाएंगे, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालेंगे। एक क्लियर हो गया,
हाँ हाँ, एक से अब मिक्स हो गया ना, एक नहीं कम उड़ने वाला है, एक ज्यादा उड़ने वाला है, तो इन बिटवीन आएगा। दो कंपोनेंट का हो जाएगा, क्लियर हो गया ना। अब देखो इसके ऊपर अगर तुम अवस्थी और बनाओगे तो इसके ऊपर अब आगे के क्वेश्चन ये निकल गया। अब इसी पे अब अगला क्वेश्चन, जब दो वोलेटाइल दिया जाएगा, अब तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि यहां पर अल्कोहल का या वाटर का मोल फ्रैक्शन बताओ वेपर फेज में। ये ऐसा क्वेश्चन अवस्थी में है, या यहां पर जो वेपर बना है तो गैसियस फेज में अल्कोहल और बेंजीन, सॉरी टॉलिन और जो बेंजीन बना है गैसियस फेज में, उसका मोल फ्रैक्शन बताओ। तो फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन एंड बेंजीन इन वेपर फेज। ये जो तुम मोल फ्रैक्शन लिखे हो ये सॉल्यूशन फेज वाला है, अब हमें वेपर फेज वाला निकालना है। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला वो बना के देता है, लेकिन हमें फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं लॉजिकली कैसे बनेगा ये। अब यहां पर सोचो, चाहे इसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि यहां पर डेटा भी हमारे लिए। अब जब तुम्हें क्वेश्चंस में ऐसा पूछेगा कि वेपर पे यहां पर मोल फ्रैक्शन बताओ, हमारा कैलकुलेशन ये है, फाइंड दी मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन या बेंजीन, किसी का भी ले लो, इन वेपर फेज या गैसियस फेज। अब यहां का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब इस क्वेश्चन को लेके चले आओ स्टेट ऑफ मैटर में, और तुम यहां पर बिल्कुल इसको, इस कंटेनर को बंद कर दो। अब ये जो सिस्टम बन गया तुम्हारे लिए स्टेट ऑफ मैटर का बन गया, जिसमें केवल दो गैस है, और एक गैस, एक वेपर बेंजीन का है और एक वेपर टॉलिन का है, ठीक है। तो अब लेकिन जब तुम्हें ये पूछा जाएगा तो ये तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, यानी यहां का जो पी टोटल जो तुम निकाले हो, यानी ये सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर निकाले हो, वो अगर हम गैसियस स्टेट मान ले तो वो हमारे लिए पी टोटल का काम करेगा। अगर इसको मैं गैसियस स्टेट मान लू कि हमारे लिए गैसियस स्टेट है ये, और इसमें वेपर भरे हुए हैं, तो यहां का जो वेपर प्रेशर तुम निकाले सॉल्यूशन का, वो पी टोटल का काम करेगा। काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो यहाँ का वेपर प्रेशर जो तुम, लेकिन इसको निकालने के लिए इस पे निकालना पड़ेगा तुम्हें। तो यहां पर हम वेपर प्रेशर निकाल देंगे किसका? सॉल्यूशन का। और यही अगर हम इस कंटेनर को गैसियस स्टेट में मान ले, स्टेट ऑफ मैटर में मान ले, तो ये हमारे लिए गैसियस का मिक्सचर है, और यही वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी टोटल का काम करेगा। अगर हमसे यहां पर क्वेश्चन में पूछेगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बताओ, तो हम क्या लेते हैं? डाल्टन्स लॉ लगा, इस पे लगाओ पी टोटल, यानी पी टोटल बोले तो यहां पर कौन सा काम होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इनटू, अच्छा मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर निकालो। पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इक्वल टू क्या होता है? पी टोटल। अब इसको स्टेट ऑफ मैटर से, इसको सॉल्यूशन से मत जोड़ो, बिल्कुल अलग से जोड़ो, स्टेट ऑफ मैटर में जोड़ दो। तो यहां पर पार्शियल प्रेशर, यहां बेंजीन भी है और टॉलिन भी है, तो बेंजीन का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे? पी टोटल, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। और ये बेंजीन का मोल फ्रैक्शन किस फेज में है? गैसियस फेज में। अब यहां पर जो पार्शियल प्रेशर है वो तुम्हें दिया नहीं जाएगा, तो बताओ ये जो तुम निकाले थे ये वाला पॉइंट, ये क्या है? जो वेपर प्रेशर बेंजीन का निकाले थे वो क्या है? पार्शियल प्रेशर ही तो है। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन हुआ और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन हुआ। जब दोनों को ऐड कर दिए तो पी टोटल निकल गया था। तो यहां पर जो पार्शियल प्रेशर पुट करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, वो यहां वाला पुट करेंगे। यानी यहां पर कैसे पुट करेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इनटू इसका मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूशन वाला मोल फ्रैक्शन। तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख दूं, ये वाला पॉइंट है ये। इसको निकालने के लिए तुम यहां पर आओगे, ये बात क्लियर हो गया? इक्वल टू
पी टोटल की जगह पे क्या लिखोगे? वेपर प्रेशर ऑफ, और यहां से निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन। तो इसको अवस्था में देखो तो उसका इसी को बना के वो क्या कर दिया, एक फॉर्मूला तैयार किया है। उसको तैयार करने की क्या जरूरत है, इसमें डायरेक्ट हम कंसेप्चुअल बना सकते हो, क्योंकि ये तो निकालना ही पड़ेगा, फॉर्मूला भी बनाओगे तो लिखना ही पड़ेगा। समझ में आया? यहां वाला पार्शियल प्रेशर जो बनाए हो वो यहां वाला पुट करोगे। ये डाल्टन्स लॉ, प्योर डाल्टन्स लॉ लगाया हमने, ठीक है, इसमें डाल्टन्स लॉ लगाया है। इसको चाहो तो लिख लो, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कोई कंपोनेंट का सॉल्यूशन वेपर फेज में निकालना इतना जल्दी नहीं आता है, लेकिन कंसेप्चुअली बनाओगे तो आ जाएगा वो। यहां पर ये पॉइंट लिख लेना कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन है। ये कैसे निकालेंगे, तो इसका इसका प्योर फॉर्म में और इसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन प्योर फॉर्म में, इसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में। यही पार्शियल प्रेशर यहां आके पुट हो जाएगा, और ये पी टोटल ये दोनों को एडिशन वाला काम करेगा। ये दो वोलेटाइल वाला हो गया, ठीक है। तो याद रखना, जब दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जाएगा तो एक से ज्यादा वेपर आएगा, एक से कम आएगा। और इस तरह से दो क्वेश्चंस यहां से बनाए जाते हैं। एक पार्शियल प्रेशर भी पूछ लेगा, सॉल्यूशन का भी प्रेशर वेपर प्रेशर पूछ लेगा, या वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछ लेगा। अब आते हैं एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल पे। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एक वोलेटाइल है और एक नॉन वोलेटाइल है। बोथ आर वोलेटाइल, ये हो गया। तो बोथ आर वोलेटाइल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक वोलेटाइल है और एक नॉन वोलेटाइल। ये प्योर वाटर है और इसमें हमने शुगर का सॉल्यूशन डाल दिया। NaCl डालेंगे तो क्या होगा वो आगे बता देता हूं। यहां पर हमने शुगर का सॉल्यूशन ले लिया। शुगर का सॉल्यूशन या यूरिया ग्लूकोज कुछ भी ले लो। यहां वेपर में कमी आएगा, तो जो अभी अभी हमने बताया वही अप्लाई करेंगे। क्या ये सॉल्यूशन है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अभी अभी क्या बताया था, यहां पर दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट वाटर है और एक कंपोनेंट क्या है, शुगर है ना। तो वाटर का पहले निकालो, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म में वाटर का वेपर प्रेशर, तो यहां वेपर प्रेशर हम निकालेंगे वाटर का प्योर फॉर्म में, इनटू इसका मोल फ्रैक्शन। इसका मोल फ्रैक्शन वाटर का ना कि शुगर का, वाटर का लगे ना, जो अभी भी बताया ना दोनों वोलेटाइल वाला वही अप्लाई करो। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन फेज होगा ना, प्लस अब हम दूसरा कंपोनेंट क्या हमारा शुगर, तो उसका तो वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में होगा क्या, ये क्या हो जाएगा कंपोनेंट, जीरो हो जाएगा। यानी हम इसका भी दोनों वोलेटाइल की तरह ही निकाल रहे हैं, तो एक का जीरो हो जाएगा और एक का होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा, एक ही कंपोनेंट के द्वारा वेपर क्रिएट किया जा रहा है। तो यहां पर तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि मोल फ्रैक्शन निकालो, क्योंकि यहां पर एक ही कंपोनेंट है।
दूसरा कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है, तो यहां पर ये 0 हो जाएगा, इसका होगा। यानी हम लिख देंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। तो ये ऐसे हम निकालेंगे। अब इसको और मॉडिफाई कर करके रॉट लॉ बना देते हैं, यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। मेन कंसेप्ट यही है। अब इसको और मॉडिफाई कर करके देखो कैसे बनाया जाएगा। अब यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, तो देखो इसको अलग अलग फॉर्मूले में टर्न किया जाएगा, लेकिन मेन कंसेप्ट यही है। अब फॉर्मूला देखो कैसे कैसे बनाएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब मैं यहां पर केवल इसको P लिख रहा हूं, बार बार लिखना पड़ रहा है, इसको P लिख रहा हूं और इसको क्या लिख दे रहा हूं मैं, P नॉट। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूं P इक्वल टू, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू प्योर फॉर्म में वाटर का इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। वाटर के बदले हम यहां पर क्या लिख दे, सॉल्वेंट। अब समझ में आ गया कि सॉल्वेंट क्यों लिखा जाता है, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट का वैल्यू क्या है, 0 है, तो सॉल्वेंट ही लिखना पड़ेगा ना। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो रटना नहीं है, कब सॉल्वेंट लेना है कब सॉल्यूट लेना है वो ध्यान में रखना है। तो यहां पर सॉल्वेंट होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, P अपॉन P नॉट, इसको हमने इधर लेके आया, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये भी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन तुम्हें ऑप्शन में दे सकता है, इतना अपॉन इतना इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां पर हम P अपॉन P नॉट इक्वल टू सॉल्वेंट के बदले क्या लिख दे, 1 माइनस सॉल्यूट। अब इसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, मेन बेसिक यही है, इसका फंडा यही है, बस इसको अलग अलग फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यहां पर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं, इसको इधर आ जाएगा तो प्लस आ जाएगा, ये 1 में से माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ। अब देखो यहां सॉल्यूट आ गया, और इस टर्म को बोला जाता है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। इस पूरे टर्म को बोला जाएगा रिलेटिव लोअरिंग। ये लोअरिंग हुआ, दिस वन विल बी लोअरिंग, यानी कमी कितना हुआ। तो यहां पर P नॉट है प्योर फॉर्म में, और यहां पर P है, तो कमी कितना हुआ, P नॉट माइनस P, तो ये लोअरिंग हुआ। और इसके रिस्पेक्ट में कितना कम हुआ, तो ये रिलेटिव लोअरिंग हुआ। तो दिस वन इज, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट RLVP पूछता है कि RLVP निकालो, तो जब तुम्हें RLVP पूछेगा तो इसका पूरा वैल्यू निकालना पड़ेगा, और ये वैल्यू किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। अगर लोअरिंग पूछे तो केवल ये पार्ट को निकालना पड़ेगा, यानी लोअरिंग मतलब इसमें से इसका कितना कमी आया, तो तुम इसका निकाल के इसमें से माइनस भी कर सकते हो, तो माइनस कर दोगे तो लोअरिंग आ जाएगा। तो P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला तुम्हें बार बार मिलता है। तो यही है रॉट लॉ, यानी वो जनरेट होकर इसी से आया हुआ है। तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये सब लिख सकते हैं हम। अब आगे ध्यान देना, क्वेश्चन में मोलारिटी दे देता है, तो मोलारिटी में अब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम, इस फॉर्मूले को मोलारिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखो P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखेंगे, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट होगा ना। अब जो रॉट लॉ होता है वो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है, यानी जो कमी ये सब लैब में निकाला जाएगा, तो कितना कमी आया
तो ये बहुत ज्यादा अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो उसके लिए अप्लाई नहीं हो पाता है, डेटा इधर से उधर होने लगता है, न्यूमेरिकली वैल्यू कुछ और आता है और जो हम ऑब्जर्व करते हैं लैब में वैल्यू कुछ और आता है, तो उसमें डिफरेंस आने लगता है। तो ये केवल डाइल्यूट लॉ, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है रॉट लॉ। तो जब डाइल्यूट होगा तो सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, सॉल्यूट बहुत कम होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये बहुत कम होगा, यानी इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम यहां पर नेगलेक्ट कर देंगे। अब नेगलेक्ट कर देंगे तो ये केवल ये बचा, तो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, और ये बचा मोल ऑफ सॉल्यूट, और ये बचा मोल ऑफ सॉल्वेंट। और मोल ऑफ सॉल्वेंट को हम लिख देंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर वाटर है तो वाटर का गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास कहां चला जाएगा, ये किसका मोलर मास है, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का। अब हम क्या करते हैं, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बताओ मेरे को मोल ऑफ सॉल्यूट और मास, मास ऑफ एक किसका मास है, सॉल्वेंट का, और इनटू 1000, ये टर्मिनोलॉजी क्या बन गया, ये बन गया मोलालिटी। मोलालिटी होता है कि मोलारिटी होता है, मोलालिटी है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। अब ये टर्म बन गया मोलालिटी, और इनटू मोलर मास, ये मोलर मास किसका लिया जाएगा, तो कहीं सॉल्यूट का मत लिख देना, और डिवाइड बाई, अगर तुम्हें मोलालिटी दिया जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ कि मोलालिटी निकालो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। तो ये सब जो मेन एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा रहा है, देख पा रहे हो, वहीं से सब सेम आया है, कंसेप्ट वहीं से निकल के आया, बस कभी ये बना रहा है तो कभी ये बना रहा है। तो ज्यादा क्वेश्चंस तुम्हें इस पे सोल्व होगा, और नहीं तो मोलालिटी देगा तो इस पे सोल्व होगा। और कहीं कहीं तुम्हें डेटा मैच नहीं करता है, जब मैच नहीं करेगा तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, एक्चुअल में ये होता है, कहीं कहीं तुम्हें डेटा मैच नहीं करेगा, एक्चुअल में होता है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी, और ये बाकी होते हैं। लेकिन अभी बना ना नीट में, इससे मैच कर जाएगा, जे में कहीं कहीं डेटा मैच नहीं करता, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस आता है। तो मोलालिटी दिया जाए तो ये करोगे, आरएलवीपी पूछेगा तो ये करोगे, और दो वोलेटाइल दिया जाए तो डाल्टन्स लॉ वाला अप्लाई करोगे, वेपर फेज में पूछेगा तो उसका स्टेट ऑफ मैटर का क्वेश्चन बना के करोगे। तो क्वेश्चन बनाओ आरएलवीपी का इसका। हाँ, अब देखो एक चीज और है, अब इसमें अगर हमें, ये तो हमने शुगर के लिए और यूरिया के लिए निकाला, अगर कहीं पर यहाँ NaCl का सॉल्यूशन दे दिया जाता तो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, और यहां पर क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर NaCl के लिए दिया तो यहां आई लगा देंगे। अब तुम जो बनाते हो यूरिया के लिए, ग्लूकोज के लिए, बाय डिफॉल्ट वाइंटा फैक्टर का वैल्यू क्या होता है 1, इसीलिए वो आता है। अगर NaCl के लिए दिया जाए तो यहां पर पुट करना पड़ेगा, यानी हर जगह तुम आई लगाना पड़ेगा, यहां भी हर जगह वाइंटा फैक्टर लेना पड़ेगा तुम्हें, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी क्वेश्चंस बनाओ वाइंटा फैक्टर इसका, रॉट लॉ वाला। क्या, ये सॉल्यूशन कल बताया था ना, जिस सॉल्यूशन का हमें कंसंट्रेशन मालूम है, डेट इन्होंने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो गलती दे दी, मोल सॉल्यूशन का भी सही है और स्टैंडर्ड भी सही।
40. Calculate the mass of non-volatile molar mass which can be dissolved इतना octane to reduce vapor pressure 80%. C8H अब 16-18 हो जाएगा. अठारह 80% रिड्यूस हो रहा है तो 100 मान लो और एक तरफ 80 मान लो तो लोअरिंग 20 का आएगा और रिलेटिव लोअरिंग 1/5 आ जाएगा. उससे भी तो ये आ जाएगा 100 माइनस 80 अपॉन 100 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होगा एक चीज को उसको और थोड़ा सा और मॉडिफाई करके भी इसको लिख सकते हो. देखो जब तुम इसको नेगलेक्ट कर दिए थे ना इसको और फॉर्म में लिखा जाता है. एक बार सारा फॉर्मूला एक साथ लिख लेना. इसको क्या यूज करना है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट. हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया तो इसको भी कभी कभी रेशियो पूछ लेगा तो फॉर्मूला एक साथ लिख लेना. और अगर पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट मोल को अगर मास से पूछे तो गिवन मास और गिवन मास अब यहां सॉल्यूट का है तो स्मॉल एम मानते हैं. गिवन मास W अपॉन मोलर मास M तो ये M और कैपिटल वाला सॉल्वेंट का मानते हैं. तो इसको रटने की जरूरत नहीं. इसमें से इसमें कर सकते इसमें से इसमें कर सकते हो. पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट और ये हो जाएगा इनटू मोलर. ये कैपिटल वाला सॉल्वेंट का है और स्मॉल वाला सॉल्यूट का है. या कहीं कहीं बुक में 1 और 2 लिखता है. निकल गया उसका आंसर. reduce to vapor pressure octane to reduce its vapor pressure to 80%. 20% पे निकाल के देखो आ रहा है क्या आंसर. mass of solute octane चालीस. एट आ रहा है ना. आंसर क्या दिया है 80 आएगा ना. ओ
100 से क्या हो गया 80 हो गया, मतलब 20 का कमी आया है। तो लोअरिंग इन वेपर, लोअरिंग 20 का आया, ये प्योर में था। और यहां से क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, जो जो छोटा में लिखा हुआ है सॉल्यूट का है, और जो कैप्स लॉक में लिखा हुआ है वो सॉल्वेंट का है। तो मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, और मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 114, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास हो जाएगा इसका क्या होगा 40, और ये गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1/4 है, तो ये कैंसिल हो गया, और ये करोगे तो 8 आ जाएगा। क्या करना है, when oxidized M2O3 oxidized to M2O5 its equivalent weight, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना 3 और यहाँ पर 5, तो डिफरेंस कितना है 2 का, लेकिन 2 है तो M2 2 है, हाँ जिसका चेंज हो रहा है ना उसकी संख्या 2 है, चेंज कितना का है 2 का, लेकिन एक एम का चेंज आया 2 का ना, 2 एम है तो 2 का चेंज 4 का आएगा। तुम्हें आंसर क्यों टिक लगाया, मेरे को वो कंफ्यूज कर रहे हो क्या? ऐसा नहीं है ना कि आंसर टिक वाला ही सही मारेंगे। कौन सा? पहले तो प्रेशर से सॉल्वेंट देगा ना, मतलब P0, और वो लोअर हो गया 80%। हाँ तो 20 बचा। तो 80% नहीं सर, लोअर टू 80%। तो 80% तुम बच गए नहीं, वो क्वेश्चन में लिख रहा है रिड्यूस टू 80%, मतलब बचा 20, जो कमी आया होगा 20 का आया होगा, तो कमी 20 का आएगा ना, ये कमी 20 का है, तुम उसको उल्टा समझ पा रहे हो, कमी 20 का आया, हम भी 20 का ही कमी लिए, यानी 80 बचा होगा, तो बचने वाला से मत जाओ, कितना चला गया वो लो, यहां बचने वाला से नहीं लेना है, कितना कमी हुआ, तुम यहां पर 80 पुट कर रहे हो बार बार, कितना बचा, पहले 100 था अब 80 हो गया, तो कितना चला गया 20, तो लोअरिंग हुआ ये 20 का, लोअरिंग लेना है, कितना बचा हुआ 80, केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो गया, कितना चला गया वो लेना है, और किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के। यार 80 जो तुम लिए हो ना वो गलत लिए हो ना, लेकिन हमने सॉल्वेंट का दिया, अच्छा ठीक है देखते हैं। तो फिर भी नहीं आया। देखो यहाँ पे प्योर फॉर्म में कितना है 100, और सॉल्यूशन फेज में कितना है 80 है ना, तो किस मेथड से बनाना है, कितना कमी आया, तो ये वोलेटाइल वाला से, तो P टोटल इक्वल टू T नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इतना बड़ा मेथड क्यों लगा रहे हो, अब P टोटल यहां पर कितना 100 और ये 80 है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 100/80, ये आ गया 10/8। हाँ तुम यहाँ फिर गलती लिए होगे, 20 लिए क्या, हाँ ये 100 है बाद में 80 क्या, हाँ
अब यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आया, इतना। तो मोल ऑफ क्या लिख देंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट प्लस इसको फिर कैलकुलेट करो। यहाँ नहीं करेंगे तो 1 आ जाए। ऐसे बन जाएगा, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना, ऐसे नहीं आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा। एक पहले तो तुम लोग फॉर्मूला लिख लो सारे, कौन कौन से कब यूज करना है, कि सब स्टार्टिंग से यूज करोगे ना तो कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगेगा। पी सॉल्यूशन क्या निकालेंगे, तो पी नॉट इंटू ए कंपोनेंट 1 मोल फ्रैक्शन 1 प्लस पी नॉट 2 मोल फ्रैक्शन 2। अगर दोनों वोलेटाइल है तो, अगर एक वोलेटाइल है तो पी नॉट इंटू x1। अब RLVP निकालना है तो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000, क्योंकि ये फॉर्मूला नेगलेक्ट वगैरह करके बनाया गया है। पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखे तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन, तो ये W1 मान लेते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये हो जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये मिनिमाइज करके ही लगाओ, ऐसा नहीं कि उस पर नहीं आएगा, ये उसी से बन के सब आया हुआ है। तो कहीं कहीं एक बार मैं चेक कर लूंगा आराम से कैलकुलेशन कर। कौन सा 8 आया ना मेरा, हाँ तो नेगलेक्ट करके आया, तो अभी उसी से बनाओ, बाद में हम चेक करते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है कब किसको फॉर्मूला लगाना। अब वेपर फेज वाला ये लिख लेना, कब किसको अप्लाई करना है ये भी जानना है। अब वेपर फेज वाला, दिस वन इज ए पार्शियल प्रेशर, तो अगर दो कंपोनेंट वेपर में जा रहा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इसका निकालेंगे P नॉट 1x1, और कंपोनेंट 2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 ये हो जाएगा P नॉट 2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, और ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज का है। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछा होता कि वेपर फेज में जो होता वो ये होता P टोटल, और ये P टोटल की जगह पे हम पुट करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का, ये वाला, इसका मोल फ्रैक्शन कैसे लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 P टोटल। अब ये P टोटल के जगह पे हम वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का लेंगे इनटू इस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। ये कंपोनेंट 1 हो गया, किस फेज में, वेपर फेज में। इससे हम निकाल पाएंगे तो ये जो पार्शियल प्रेशर है ये वाला है,
तो इतना ही तुम्हें रॉट लॉ में यूज करना है बार बार, इससे ज्यादा। अब इसी में कभी लोअरिंग पूछ लेगा, कभी रिलेटिव लोअरिंग पूछ लेगा, कभी मास पूछ लेगा, इसी में घुमाता रहेगा वो, बट क्वेश्चन इसी के बेसिस पे आएगा। ये 4-5 फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। कभी आरएलबी भी पूछेगा, कभी लोअरिंग पूछेगा, कभी प्योर फॉर्म में पूछ लेगा, कभी सॉल्यूशन का पूछ लेगा, कभी ये लोअरिंग पूछेगा, कभी आरएलबी भी पूछेगा, कभी ये पूछेगा, कभी ये पूछेगा, लेफ्ट हैंड साइड से ये वो, राइट हैंड साइड से कभी मास पूछ लेगा, कभी इसका मास पूछ लेगा, कभी इसका मास पूछ लेगा, कभी मोलर मास पूछ लेगा, कभी मोल फ्रैक्शन पूछ लेगा, लेकिन क्वेश्चन इसी के अराउंड घूमता रहेगा। और अगर वाइंट ऑफ फैक्टर है तो वाइंट ऑफ फैक्टर भी लगा दो। इसके बाद जो तुम लोग का सिलेबस आया है वो है